नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला। देश के 100 जिलों के किसानों के कल्याण के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी। 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का लाभ। पीएम ने कहा, फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की बढ़ेगी आमदनी। कैबिनेट में एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सीमा को दी मंजूरी। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को हरित ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर प्रस्ताव पारित। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर। कहा, चीन के राजदूत से छिप कर मुलाकात करने वाले दे रहे हैं ज्ञान। देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने का लगाया आरोप। आईसीएआर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, पिछले 10 से 11 वर्षों में हमारा कृषि उत्पादन 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा। जलवायु परिवर्तन के खतरे, घटती कृषि भूमि और तेजी से होते शहरीकरण के बीच उत्पादन बढ़ाने को बताया बड़ी चुनौती। इजराइल का सीरिया पर बड़ा हमला, सैन्य मुख्यालय को बनाया निशाना। कहा, ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए की कार्रवाई। सीरिया ने की कड़ी निंदा, बताया आपराधिक और अवैध। 1 की मौत, 18 घायल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के दौरे की तुलना सर्कस से की है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन प्रेम के चलते देश विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देते रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहते हैं। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन में एससीओ की बैठक में चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर घेरा। विदेश मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं चीन ने भी कहा कि वह भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इस बीच विदेश मंत्री के चीन दौरे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री सर्कस चला रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चीन के राजदूत से छुप कर मुलाकात करने वाले सरकार को विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। वैसे राहुल कुछ भी कह रहे हों, लेकिन विदेश मंत्री ने एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद और पाक को जमकर घेरा। विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला जानबूझकर जम्मू और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इस निंदनीय आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत बताई गई थी। भारत ऐसा ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। यह जरूरी है कि एससीओ अपने संस्थापक उद्देश्यों पर डटा रहे और इस चुनौती से निपटने के लिए अडिग रुख अपनाए। वैसे राहुल अपने एक और पुराने बयान की वजह से कल लखनऊ की कोर्ट में पेश हुए थे। ये मामला वर्ष 2022 में
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी में कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, वह आदतन अपराधी हैं और अपराध करते रहेंगे। देश ये न भूले, इसी राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है और भारतीय सेना के अपमान के कारण ये मुकदमा हुआ था जिस पर उनको जमानत मिली। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, ये फिर ये अपराध करेंगे। और देखिए जमानत लेने पे भी फोटो ऑप करवा रहे थे, आंखों में शर्म बस इतनी ही सी बची है। बीजेपी का कहना है कि यह वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहे थे। भारतीय सेना का अपमान करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में उन्हें जमानत मिली है। इन बयानों को लेकर राहुल गांधी में कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, वह आदतन अपराधी हैं और अपराध करते रहेंगे। जमानत मिलने के बाद भी वह फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे थे, उनमें इतनी ही शर्म बची है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राजीव गांधी का सपना बताने वाले बयान पर बीजेपी का कहना है कि ये लोग केवल एक परिवार की तारीफ में लगे रहते हैं। एक परिवार की चाटुकारिता करते करते स्वतंत्रता एक परिवार ने दिलाई, टेक्नोलॉजी एक परिवार ने दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्रेडिट एक परिवार को ही देना है। वैसे आलू से सोना निकालना अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है तो हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार राजीव गांधी जी ने ही किया था। अशोक गहलोत पता नहीं, उनको लगता है कुछ मेमोरी रिफ्रेश होने का कुछ नई बीमारी हुई है। वो कह रहे थे कि राजीव गांधी का सपना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में हो गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त पता नहीं इस विश्व में किसी ने सुना था या नहीं सुना था, लेकिन राजीव गांधी का सपना हो गया था। अरे चमचई की एक सीमा होती है, ये कांग्रेसी कभी नहीं सीख पाएंगे। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी का 1991 में निधन हो गया था। उस समय शायद ही दुनिया में किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार ने देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी तरह मोदी सरकार ने अब कृषि के मोर्चे पर सबसे पीछे रह गए 100 जिलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। इस बार के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था, जिसे आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना पर सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके तहत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। इसका फायदा देश के 1.7 करोड़ किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। कृषि क्षेत्र और देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि सेक्टर के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को साल 2025 और 26 से शुरू कर 6 वर्षों के लिए शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए 100 चयनित कृषि जिलों का विकास किया जाएगा। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। इस योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि तरीकों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना है। सालाना 24,000 करोड़ रुपए के खर्च वाली इस योजना के लिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। 11 विभागों की 36 योजनाओं कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो पीपीपी मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे। अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की बुआई शुरू होती है,
इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। सरकार की इस नई योजना पर किसानों ने खुशी जताई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम धन धान्य योजना की कैबिनेट में स्वीकृति दी है, इससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये एक अच्छी योजना है। अगर ये सही से जरा तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई तो कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास आएगा और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, जिससे मतलब कि खेती बाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। इस योजना के जरिए करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिल सकेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसानों की बेहतरी के लिए लिया गया फैसला बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम अपने किसान भाई बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए जिलों में फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट के इस फैसले को किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, आज का दिन देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट चयनित किए जाएंगे, जहां 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय कर वैज्ञानिक व आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कदम खेती को लाभकारी, किसान को आत्मनिर्भर और गांव को समृद्ध बनाएगा। किसान कल्याण की दिशा में इस कदम के लिए मोदी जी का आभार। कैबिनेट ने कुछ और अहम फैसले लिए हैं। एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सीमा को मंजूरी दी गई है, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को हरित ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट दी गई है। साथ ही शुभांशु शुक्ला की वापसी पर प्रस्ताव भी पारित किया गया है। एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सीमा को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को हरित ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट दी है। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, अभी इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। गौरतलब है कि भारत ने कुल ऊर्जा उत्पादन में हरित ऊर्जा के 50% के लक्ष्य को समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है, जो बीते एक दशक में भारत की इस क्षेत्र में बड़ी छलांग को दिखाता है। कैबिनेट के फैसले से हरित ऊर्जा क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी। कैबिनेट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी पर प्रस्ताव पारित किया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका को दिखाता है। 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए थे। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। ये अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सेक्टर में जो सुधार किए हैं, उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन और यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी जीवन डेवलपमेंट का नया एक सिस्टम तैयार हुआ है।
शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। देश में डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 16 साल पहले कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC की स्थापना की गई थी। CSC की स्थापना दिवस समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। इस अवसर पर अपने अपने राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। साल 2006 में शुरू होने के बाद CSC पिछले 16 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेवा वितरण नेटवर्क में से एक बन गया है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 6.5 लाख से अधिक केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कॉमन सर्विसेज सेंटर डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज UPI का पेमेंट वीजा क्रेडिट कार्ड से ज्यादा हो गया है। आज 90% गांव तक CSC की पहुंच है। UPI का पेमेंट, आप सबने वीजा कार्ड नाम सुना होगा ना? वीजा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नाम सुना है? UPI का पेमेंट वीजा से ज्यादा हो गया है। ये ताकत है 140 करोड़ देशवासियों की, जब वो एक नेतृत्व के आह्वान पर कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलते हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेके चलते हैं। ये काम आप सबने करके दिखाया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि आज भारत में CSC सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है। ये परिवर्तन भारत की डिजिटल यात्रा का परिणाम है। सरकार ने पैक्स को CSC से जोड़ा है, जिससे ग्रामीण इलाके के लोगों को फायदा मिल रहा है। भारत में CSC जन केंद्र शासन के सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक बन गया है। जहां 2014 में केवल 83,000 केंद्र थे, वो आज 5.25 लाख से अधिक CSC ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ये परिवर्तन भारत की डिजिटल यात्रा का प्रमाण है। ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सेवाएं अब पैक्स के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से CSC सेंटर चलाने वाले लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने अपने राज्य में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। जहाँ भी सरकारी का योजना है, फसल बीमा योजना, कृषक पंजीकरण, पैन कार्ड प्रदान, बैंकिंग सेवा भी हम देती हैं। डोर टू डोर स्टेप जाके हम देती हूँ। ये अवार्ड CSC एकेडमी मिला है। टिल नाउ the people will know that I am also a job providers for the one who want to teach trading computer, who want to teach an iOS coaching, who want to do lots of job. Let's change the world. Let's tell India now that CSC is not just a cyber. CSC is attaching to all department that anyone can approach us if they need something. प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है विकसित भारत, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हूँ, क्योंकि मैं 2013 में पास आउट होके एजुकेशन कंप्लीट कर जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन अभी मैं जॉब नहीं है। मेरे अंडर में कुल 4 लोग काम करते हैं मेरे सेंटर पे। मैं अवार्ड मिला इसलिए बहुत खुश हूँ। CSC SPV की स्थापना वर्ष 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना और पूरे देश में एक सशक्त ICT आधारित नेटवर्क बनाना है। प्रत्येक CSC का प्रबंधन एक ग्राम स्तरीय उद्यमी द्वारा किया जाता है, जो एक स्थानीय निवासी होता है और सरकार और नागरिकों के मध्य डिजिटल और सेवा सेतु का काम करता है। नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने कैंपस की शुरुआत कर दी है। UGC के 2023 के रेगुलेशन के तहत भारत में कैंपस स्थापित करने वाली साउथ
साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गुरुग्राम में साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस में इस साल सितंबर से 4 अंडर ग्रेजुएट और 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले 3 साल में भारत में कैंपस खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। देश में पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी यूके के साउथहैम्पटन आज आकार ले लिया है। 1 साल पहले उनको LOI दिया गया था। आज 16 जुलाई 2025 में हमारी प्रमुख अर्थनैतिक केंद्र हरियाणा की गुरुग्राम में इसकी इंडिया कैंपस खुल गई है। हम लोग सब मेरे मित्र नायब सिंह सैनी जी के साथ हम यहाँ की इस कैंपस को लोकार्पित किए। स्टूडेंट्स एडमिशन शुरू हो गए हैं और आने वाले सितंबर तक उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। QS रैंकिंग में 100 के अंदर रहने वाला ये इंस्टीट्यूशन निश्चित रूप में भारत की शिक्षा प्रणाली में और मददगार होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी का गुरुग्राम कैंपस हरियाणा को उच्च शिक्षा का वैश्विक हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा में ये पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साउथैम्पटन का ये परिसर आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसका लाभ हमारे हरियाणा के युवाओं को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ पूरे देश के युवा और विदेश से भी युवा उनको एक यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व के अंदर जो ग्रेडिंग के उस पे है 100 ग्रेडिंग के ऊपर है, उसका ये कैंपस यहाँ पर खुला है साउथैम्पटन का। मैं इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ और आने वाले समय के अंदर हमारे युवाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। नई दिल्ली के पूसा भवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पिछले 11 सालों में कृषि क्रांति हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज्यादा बढ़ा है। जिन जिलों में उत्पादकता कम है ऐसे जिले चिन्हित होंगे। चिन्हित जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं के माध्यम से पूरी तरह से लागू करने का प्रयत्न करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये बात सच है कि एक कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज़्यादा बढ़ा है। 11 विभागों की 36 योजनाओं में कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो PPP मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे। अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की बुआई शुरू होती है, इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने वैश्विक समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में वैश्विक स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें आपसी संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी चुनौती है जिसका हम सबको मिलकर समाधान निकालना चाहिए। We meet at a time of considerable disorder in the international system. In the last few years, we have seen more conflicts, competition, and coercion. Economic instability is also visibly on the rise. The challenge before us is to stabilize the global order, de-risk various dimensions, and through it all, address long-standing challenges that threaten our collective interests.
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में आज तिलक नगर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना के अंतर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति DSGMC द्वारा प्रशिक्षण की आधिकारिक शुरुआत की। ये केंद्र दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति DSGMC द्वारा स्थापित किया गया है। इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि युवाओं के लिए जो हमने स्किल कार्यक्रम चलाया, खासकर सिख समुदाय के लिए, वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत अच्छे से लागू किया है। हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ साझेदारी में हमने ये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरे लिए बहुत खुशी का बात यह है कि युवाओं के लिए जो हमने स्किल कार्यक्रम चलाया, विशेष करके सिख कम्युनिटी के लिए, वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत अच्छी तरह से लागू किया है। तो हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का पार्टनरशिप में ये स्किल ट्रेनिंग हमने जो दिलाने का काम किया है, ये बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। बच्चों से मैंने बात किया, बहुत खुश हैं और इतने एक महीने में काफ़ी सीख लिया है और आगे कम से कम 3-4 महीने का ट्रेनिंग कोर्स और चलेगा। उसके बाद इसका प्लेसमेंट होगा अलग अलग जगह में। इनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो बेसिकली जॉब क्रिएशन का ये बहुत बड़ा एक साधन है। देश के युवाओं को नशे से बचाने और उनको इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के मकसद से केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। मुहिम की शुरुआत में वाराणसी में 19 और 20 जुलाई को युवाओं के लिए नशा मुक्त अभियान शुरू किया जा रहा है। खेल एवं युवा मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने बताया कि इस अभियान के तहत युवाओं को आध्यात्म से जोड़कर नशे से मुक्ति के लिए प्रेरित किया जाएगा। देश में जो एडिक्शन अभी युवाओं में बढ़ता जा रहा है, उसे कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्योंकि ये आने वाले दिनों में देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और बन भी रही है। तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि सभी आध्यात्मिक संस्थाओं को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ के हम इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम 2 दिन का हमने हमारे युवा मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पे आयोजित किया हुआ है। दिल्ली में बुधवार को गांधी स्मृति द्वारा जम्मू कश्मीर के हालात पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि अब जम्मू कश्मीर शांति की राह पर है। पर्यटकों द्वारा जम्मू कश्मीर आने की संख्या बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 2 करोड़ 38 लाख पर्यटक घूमने जम्मू कश्मीर आए थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5000 नए होटल बने हैं, जिसमें तकरीबन 90% स्थानीय लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जो कश्मीर की समृद्धि का प्रतीक है। मनोज सिन्हा ने कहा कि गांधी जयंती पूरे 1 महीने जिला स्तर पर मनाई जाती है, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भागीदारी रहती है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत माकूल जवाब देना जानता है। महात्मा गांधी के सपनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनमें बनने वाले सामान के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। नई पीढ़ी सर्वधर्म समभाव के मूल मंत्र को आत्मसात कर अपना नया भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रही है। अनेक अवसरों पर जम्मू कश्मीर में मैंने खासतौर से युवाओं से कहा है कि कुछ तत्व ऐसे होंगे जो तुम्हें भटकाएंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें हिंसा की तरफ धकेलेंगे, लेकिन हिंसा से समाज दुर्बल होगा, बिखर जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर नहीं बन सकता। युवाओं को शांति, सद्भावना, प्रेम का रास्ता दिखाकर उन्हें समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण की तरफ लगाया जाए, इसकी कोशिश हुई है। कुछ तथ्य अगर मैं कहूँ तो 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी डबल हो गई। कर्नाटक में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है। विपक्ष में मौजूद बीजेपी लगातार सरकार के इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रही है। अब एक बार फिर कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री
अश्वत्थ नारायण ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 15,568 करोड़ का घोटाला हुआ है। सरकार एक प्रभावी व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है। दरें भी बेहिसाब बढ़ाई गई हैं और अयोग्य कंपनियों को ठेका दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदार लोगों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया है। Decision to install smart meter, but in the state of Karnataka, the Congress government is trying to install smart meter with vested interest, not trying to make it a very effective system. The cost is prohibitive, the cost is too much, 10 times, 5 times, 3 times, it is much more higher than the basic cost. So we are calling upon the Congress government to immediately withdraw, come to the rescue, and take action against the concerned officer and the minister, dismiss the minister, since no action has been taken up by the Congress government. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जापान की यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, टोक्यो में डायडो कंपनी लिमिटेड के लोगों से मुलाकात कर भारत के कपड़ा क्षेत्र में निवेश की उनकी योजनाओं पर चर्चा की। भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में उनकी रुचि का स्वागत किया और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ा निर्माण में भारत जापान सहयोग को मजबूत करने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रीमियम फैब्रिक और नवाचार संचालित विनिर्माण में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने स्पेन दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज जब मैं स्पेन आया हूं तो स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खासकर बदलते दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक हो या कोई और टूर्नामेंट हो, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिले, खेल के अवसर मिले। आज स्पेन दौरे में मैं लालिगा कार्यालय आया हूं, जहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी खेलते हैं और युवा प्रतिभाओं को अच्छा प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि लालिगा फुटबॉल को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार और हमारे राज्य मध्य प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार फुटबॉल खेलने में रुचि रखने वाले युवाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वो खेलों में देश का नाम रोशन कर सकें। स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खास करके बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो या और कोई टूर्नामेंट हो, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त मौका मिले, खेल के अवसर मिले, इसलिए उन्नत खेल के देशों के साथ में भी अच्छे क्लबों से संपर्क हो और वो सब चीज़ें हमारे यहाँ भी आए। इस सिलसिले में हम आज यहाँ स्पेन के दौरे में मैड्रिड में आज मैं लालिगा फुटबॉल के सुप्रसिद्ध संस्थान में आया हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। इस पर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ईपीआईसी कार्ड बनाने का भी आरोप लगाया है। ममता बनर्जी सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बीजेपी एमएलए लोग पूरा सड़क में मिছিল करके आया है। एक ही डिमांड है, कोई रोहिंग्या मुसलमान का नाम बंगाल का वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। ममता बनर्जी जमीन होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पूरा घुस रहा है। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। बिहार में 30 लाख को डिलीट किया, यहाँ 90 लाख होगा कम से कम। हमारी एक ही बात है, बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो और वोटर लिस्ट में जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है सब नाम डिलीट करो। कोई भारतीय मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, हिंदू को लेकर हम लोग को कोई सवाल नहीं है। विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत ने विशाखापत्तनम में भविष्य की दिशा
नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत भागीदारी विषय पर आधारित दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की मेजबानी की। ये भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप उठाया गया कदम है। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जिनमें अधिकारी, समुद्री विशेषज्ञ, बंदरगाह प्राधिकरण, निजी क्षेत्र के अग्रणी लोग और क्षेत्रीय विकास भागीदार शामिल हुए। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना और व्यापार, पर्यटन, डिजिटल एकीकरण, उद्योग, अकादमिक संबंध, हरित नौवहन आदि को बढ़ावा देने के लिए रसद संपर्कों को बढ़ाना। ये पहल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करेगी। झारखंड के बोकारो में बुधवार सुबह पुलिस और सीआरपीएफ की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ के तलहटी स्थित काशी टांड जंगल में हुई इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी कुंवर माझी सहित 2 नक्सली मारे गए। वहीं मुठभेड़ में घायल एक जवान को भी जान गंवानी पड़ी। गोमिया थाना में एक जगह है बिरहोर डेरा जंगल, वहां पे सुबह 6 बजे सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन प्लस हमारे जिला पुलिस के जवानों के द्वारा स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे वहां पे घेराबंदी की गई थी, जिसपे नक्सलियों के द्वारा फायर किया गया, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है और एक नक्सली जिसका नाम है कुंवर माझी, जो कि सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था, वो मारा गया। प्लस एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। दिल्ली के मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की गई है जिसके माध्यम से मरीज खुद ही अपने दांतों और मसूड़ों की जांच रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। चौंकिए नहीं, ये संभव उपाय है स्कैन-ओ-एयर नामक AI आधारित मशीन से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को काफ़ी फायदा होगा और डेंटल केयर में AI के इस्तेमाल से जांच में तेजी आएगी। IDBI बैंक ने CSR फंड से 3 मशीन डोनेट की हैं। ये मशीन पूरी तरह से स्वदेशी हैं और ये मशीन मिनटों में जांच रिपोर्ट आपके मोबाइल पर भेज देगी। AI का इस्तेमाल होने से पेशेंट को भी पता चलेगा कि उसको बीमारी क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, उससे वो बेनिफिट होकर इलाज करवाएगा। हम आपकी स्क्रीनिंग में भी चेक कर सकते हैं कि आपके डेंटल प्रॉब्लम क्या है, और इसमें आपको मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज ने ये स्टेप लिया है, दिल्ली के अंदर पहला ये मशीन आई है। ये स्वाभाविक है कि अच्छी रहेगी और इससे पेशेंटों को फ़ायदा होगा। इन दिनों पूरे देश में मॉनसून सक्रिय है, जिसके चलते बारिश और परेशानियां बढ़ा रही है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से भूस्खलन हो रहा है, तो मैदानी राज्यों में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। बाढ़ और बारिश से खेतीबाड़ी को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली NCR में भी बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई इलाकों में मॉनसून की जोरदार बारिश हो रही है। अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें बारिश, बाढ़ और जनसैलाब की दास्तां बयां कर रही हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को मेघ जमकर बरसे। दोपहर को कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात दिला दी। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नदी का जलस्तर बढ़ने पर तिघरा बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध के 5 दरवाजों को खोल दिया गया है। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रशासन ने इलाके के सभी गांवों को गेट खोलने से पहले सतर्क कर दिया था। पानी एक्चुअली 738.50 हो गया था, तो हमें इसको 738 का लेवल मेंटेन करना है, तो उसके संबंध में इस वाटर लेवल को डाउन करने के लिए 5 गेट आज तिघरा के खोले गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन अलर्ट पर है और बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। ये माना जाता है कि जिस वर्ष मां गंगा लेटे हनुमान जी को नहलाती हैं,
उस वर्ष पूरे प्रदेश और देश में शांति और सद्भाव हमेशा बना रहता है। प्रयागराज के महापौर गणेश उमेश केसरवानी ने बताया कि सभी पंपिंग स्टेशनों को दुरुस्त कर दिया गया है और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए बाढ़ राहत केंद्र बना दिए गए हैं। देश के लिए तो ये बाढ़ होता है, लेकिन प्रयागराज के जीवन के लिए बहुत ही आनंद का विषय होता है। जब हनुमान जी महाराज गंगा जी को स्नान कराती हैं तो पूरा प्रयागराज हर्षित होता है, उत्साहित होता है और इस अद्भुत मिलन से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में तेज बारिश हुई। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं शहर के कई हिस्सों में बारिश के कारण जल जमाव होने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। राजधानी श्रीनगर के कई हिस्सों में भी आज बारिश हुई। वहीं राजौरी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश के कारण जीरकपुर शहर में सड़कों पर जल भराव देखने को मिला, तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में हल्की बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य होगा। इस फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवत गीता का ज्ञान केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये नैतिकता और जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय किसी एक धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। हमने तय किया था कि हमारे जो नवोदित उदयमान छात्र एवं छात्राएं हैं, हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, उनको गीता का पाठ कराया जाना चाहिए। स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ स्कूलों में हो गई है। महाभारत को याद इसलिए किया जाता है, बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है, जब धर्म अधर्म की बात होती है, न्याय अन्याय की बात होती है, तो महाभारत का हमेशा जिक्र आ जाता है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, नारायण के श्रीमुख से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। सावन के पवित्र महीने में इन दिनों कांवड़ यात्रा जारी है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए ठहरने से लेकर उनके खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम भी किए गए हैं। तो इस बार अलग अलग प्रकार की कांवड़ भी देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर आम लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पूरे कांवड़ मार्ग पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार के हर की पौड़ी का ये नजारा शिव भक्तों के उत्साह और उमंग का गवाह है। श्रावण माह में पवित्र गंगाजल भरने के लिए हजारों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ यहां उमड़ रही है। उत्साह से भरपूर भक्तों की बोल बम के जयकारे की लहर सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है, जिससे संपूर्ण वातावरण भी आध्यात्मिक हो गया है। कांवड़ यात्रियों के भी अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिकता का एक अनूठा प्रदर्शन करते हुए गाजियाबाद के कांवड़ यात्री अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रतिकृति को पहियों पर ले जाते हुए दिखे। पिछली बार राम मंदिर ही लाए थे हम, वो भी बहुत अच्छी कांवड़ थी हमारी पिछली बार, वो भी ट्रेंडिंग में थी वो भी, और ये उससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करी हमने। ये 14 फीट जी रामलला। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने कांवड़ यात्रियों से शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा करने का आग्रह किया। उत्तराखंड में हमेशा से तीर्थालु आते हैं और विशेषकर कांवड़ यात्री इतने कठिन यात्रा करके अपने स्थलों से यहाँ पे माँ गंगा का जल लेके अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं, तो उनका हमने स्वागत किया है। साथ साथ स्वागत के साथ में इनसे आग्रह भी ये किया है कि जिस मनोभाव से ये यहाँ पे आए हैं, वो मनोभाव की पूर्ति तभी होगी जब पुण्य तभी इनको मिलेगा जब ये व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से ये यहाँ से अपना जल लेके अपने शिवालयों की ओर जाएं। वाराणसी में भी कांवड़िए दूर दूर से गंगाजल भरकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने काशी आ रहे हैं। वाराणसी स्वास्थ्य विभाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कांवड़िया वार्ड स्थापित किया है, जो पूरी तरह से वातानुकूलित है और यहाँ सभी प्रकार की जांच और दवाइयाँ निःशुल्क हैं। तो हमारे जो भाई हैं कांवड़िया वाले, जो हमारे जो अपने नागरिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो वो लोग जाते हैं तो उनको कोई चिकित्सा की दृष्टि से कोई दिक्कत न हो,
उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मन में श्रद्धा होती है, बहुत ही मन और श्रद्धा की बात है। तो इसलिए उनको सुविधा देने के लिए और अपने से जो हमारे जो उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त हैं, उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 10 बेड का एक कांवरिया वार्ड जो है वो हमने यहाँ पे स्थापित किया। दिल्ली सरकार भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में 17 जगहों पर स्वागत द्वार लगाए गए हैं। साथ ही 374 शिविर भी सरकार द्वारा लगाए गए हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम भव्य स्वागत द्वारों का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली में 17 जगहों पर भव्य स्वागत द्वार लगाए गए हैं। ऐसे स्वागत द्वार महाकुंभ में लगे थे और अब दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली में जगह जगह लगाए गए हैं। कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने मेरठ जिले के सभी स्कूल और कॉलेज 16 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद कर दिए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ हरिकेश बहादुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सिंघौली में एक मकान में पुलिस ने धर्मांतरण कर रहे आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपी मकान में प्रार्थना सभा के बहाने लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहे थे। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इस संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। इस पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि सिंधौली में एक मकान के अंदर धार्मिक तरीके से संतान प्राप्ति का लालच देकर लोगों की भीड़ एकत्र की जा रही थी। मकान में ईसाई मिशनरी की धार्मिक किताबें मिली हैं। पुलिस 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों के अकाउंट डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। सिंधौली में ज्ञात हुआ, सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में कुछ गैदरिंग की गई है, कुछ लोग इकट्ठा है और वो धार्मिक प्रकार की संगत थी। पुलिस द्वारा उसमें पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि एक महिला द्वारा इलाज कराने के बहाने या बच्चे नहीं होने के बहाने उनको गैदर किया गया था और ये उनके मन में विश्वास डाला जा रहा था कि वो इससे उनको लाभ मिलेगा। कुछ वहाँ से धार्मिक सामग्री भी मिली है। फिलहाल इसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बैंक अकाउंट्स इत्यादि की तहकीकात की जा रही है कि उनका क्या मकसद था और किस इरादे से वहाँ गैदरिंग करते थे। शीघ्र इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए चल रहे SIR अभियान में अब केवल 6.85% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए शेष हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम तक ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए ये जानकारी दी है। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7,89,69,844 अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 6,99,92,926 गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये कुल वोटर का 88.65% है। वहीं बुधवार तक 6,47,24,300 गणना फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जो कि कुल मतदाता के करीब 81.96% हैं। बिहार में 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। बिहार में अब तक मृत मतदाताओं की संख्या 12,55,620 है। वहीं स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या संभवतः 17,37,336 है। अब तक एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता की संख्या 5,76,479 पाई गई है। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने भारत के महापंजीयक से आधार संख्याओं से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया है। RGI ने अब तक नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करते हुए 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1,55,00,000 मृत्यु रिकॉर्ड उपलब्ध कराए हैं। उचित सत्यापन के बाद लगभग 1,17,00,000 आधार संख्याएं निष्क्रिय कर दी गई हैं। गैर CRS राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं। UIDA ने धोखाधड़ी और ऐसे आधार संख्या के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए आधार संख्या को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने माय आधार पोर्टल पर एक नई सेवा, परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना शुरू की है। ये पोर्टल व्यक्तियों को अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु की सूचना देने की अनुमति देता है।
भारतीय फार्मा मार्केट ने इस वर्ष जून में सालाना आधार पर 11.5% की मजबूत वृद्धि दर दर्ज की। इस बात की जानकारी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जारी ताज़ा रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष जून में आईपीएम में 7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ताज़ा वृद्धि रेस्पिरेटरी, कार्डियक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेन थेरेपी जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के चलते दर्ज की गई। इन सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन जून में आईपीएम से बेहतर रहा। मौसमी बदलाव के कारण एक्यूट थेरेपी में वृद्धि जून 2024 के 7% और मई 2025 के 5% की तुलना में इस वर्ष जून में 11% रही। वहीं जून में एंटी इन्फेक्टिव दवाओं की वार्षिक वृद्धि दर में पिछले महीनों की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 महीनों में आईपीएम की वृद्धि में 4.2% मूल्य वृद्धि, उसके बाद 2.3% नई लॉन्च वृद्धि और 1.5% मात्रा वृद्धि का योगदान रहा। इसके अलावा इंडस्ट्री ने मूविंग एनुअल टर्नओवर MAT के आधार पर वार्षिक वृद्धि दर 8% दर्ज की। क्रॉनिक थेरेपी में वार्षिक वृद्धि दर 10% रही, जबकि एक्यूट थेरेपी में वार्षिक वृद्धि दर 6.8% रही। कार्डियक थेरेपी में वार्षिक वृद्धि दर 11.8% सबसे अधिक रही। उसके बाद CNS की वृद्धि दर 9.1% और डर्मल थेरेपी की वृद्धि दर 8.6% रही। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जून में घरेलू कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। इस बीच इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने एक हफ्ते के अंदर फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जबकि भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बुधवार को जारी नवीनतम सूची में 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में जो रूट ने 104 और 40 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने 22 रनों से जीता। लॉर्ड्स में 72 और नाबाद 61 रनों की पारी खेलने वाले जडेजा 5 पायदान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर आ गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में धीमी ओवर गति के कारण 2 अंक का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही टीम को अपनी मैच फीस का 10% जुर्माना भी भरना होगा। इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, वहीं भारत चौथे स्थान पर है। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराया था, लेकिन मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने पाया कि इंग्लैंड ने तय समय में 2 ओवर कम डाले। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में आर्चर ने लंबे समय बाद वापसी की थी और मैच में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने मैच में अपनी तीसरी ही गेंद पर विकेट हासिल किया था। भारत की दूसरी पारी में आर्चर ने 3 विकेट लिए थे और इंग्लैंड 192 रन की रक्षा करने में कामयाब रहा था। आर्चर चोट के कारण 4 साल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट से दूर थे। सीरीज का चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई से खेला जाएगा। इटली में 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजकों ने एथलीटों को दिए जाने वाले मेडल्स को प्रदर्शित किया। इन पदकों पर एक तरफ ओलंपिक के रिंग्स बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इवेंट्स और आयोजन स्थल से जुड़ी जानकारी गुदी हुई है। पैरालंपिक के पदकों के लिए भी ऐसा ही डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। विंटर गेम्स में कुल 245 स्वर्ण, 245 रजत और 245 कांस्य पदक दिए जाएंगे। पैरालंपिक में हर कैटेगरी में 137 पदक दिए जाएंगे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर लगातार भारत विरोधी और बांग्लादेश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने वाले कदम उठाने के आरोप लगते रहते हैं। इसी कड़ी में नया विवाद बांग्लादेश में फिल्मकार सत्यजीत रे से जुड़े 200 साल पुराने पुश्तैनी घर को गिराने का है। विरोध के बाद स्थानीय अधिकारियों को काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। वहीं भारत सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है और बांग्लादेश को एक पत्र भेजकर विध्वंस रोकने एवं जीर्णोद्धार के लिए सहायता की पेशकश की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने यहाँ मौजूद हर उस विरासत को मिट्टी में मिला देना चाहती है जिसके साथ भारत का नाम जुड़ा हो। बांग्लादेश लगातार अपनी संस्कृति से जुड़ी उन धरोहरों को तबाह कर रहा है जिनका संबंध बंगाली संस्कृति से हो। कुछ महीने पहले नोबेल विजेता साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर का घर गिराने के बाद अब यूनुस प्रशासन ने मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के घर को जमींदोज कर दिया।
हालांकि विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार से बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक इमारत की ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए इसे गिराने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इमारत का ऐतिहासिक महत्व है, जो बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रतीक है। इसे गिराने के फैसले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि अंतरिम सरकार की तरफ से इमारत के जीर्णोद्धार पर विचार किया जाता है तो भारत सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। दरअसल बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में स्थित इमारत प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और प्रकाशक उपेंद्र किशोर रे का पैतृक घर है, जो कवि सुकुमार रे के पिता और महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के दादा थे। बांग्लादेश पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस घर को 100 साल से भी पहले उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने बनवाया था। पूर्ण लक्ष्मी भवन के नाम से मशहूर ये घर अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007 के बाद से वीरान पड़े घर में कोई गतिविधि नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इमारत नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी थी। प्रशासन की उदासीनता की वजह से इसकी खिड़कियां और दरवाजे तक लोग चोरी करके ले जा चुके हैं। घर की दीवारों पर या तो पेड़ उगाए हैं या फिर कहीं कहीं दीवारें ढह गई हैं। दरअसल 1947 के बंटवारे के बाद ये संपत्ति सरकारी स्वामित्व में आ गई, जिसके बाद साल 1989 में मेमनसिंह शिशु एकेडमी की स्थापना हुई। बताया जा रहा है कि घर को गिराने का फैसला पुरातत्व विभाग ने नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन ने लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में पहले शिशु एकेडमी चल रही थी, लेकिन घर के जर्जर होने की स्थिति में इसे अन्य जगह से चलाया जाने लगा। करीब 1.5 दशक से खाली पड़े घर को फिर से बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपायुक्त की अगुवाई में एक समिति बनी, जिसमें चिल्ड्रन अफेयर्स डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि शिशु एकेडमी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए समिति के सामने इमारत को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया। बहरहाल बांग्लादेश में भारतीय संस्कृति पर की गई कार्रवाई सिर्फ एक पुरानी संरचना का विनाश नहीं बल्कि उस इतिहास को खत्म करने की कवायद है जिसे महान सिनेमाई दिग्गज सत्यजीत रे ने संजोया और संवारा था। सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश को ऐसी महान विरासत और सांस्कृतिक मूल्य वाली जगह के संरक्षण के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? इन दिनों ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और इसका कारण है ब्रिटेन में गलती से उन हजारों अफगान लोगों का डेटा लीक होना जो तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान में कब्जे से पहले वहां मौजूद ब्रिटिश सेना की मदद कर रहे थे। डेटा लीक के बाद इनमें से कई अफगानों को गुप्त रूप से ब्रिटेन में बसाया गया, लेकिन अब तब की सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। साथ ही ब्रिटेन पर अपने सहयोगियों की सुरक्षा और वादा निभाने की क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल था 2021। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। पूरा देश अनिश्चितता, आशंका, अव्यवस्था के जाल में जकड़ा हुआ था। हर तरफ खौफ पसरा हुआ था, खास तौर से उन तबकों में जिन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग में पश्चिमी देशों का साथ दिया था। ये लोग किसी भी हालत में अफगानिस्तान से निकलकर किसी सुरक्षित देश में शरण लेने के लिए बेताब थे। ब्रिटेन भी बरसों तक अपने मददगारों को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 2022 में सरकारी स्तर पर एक बड़ी चूक हो गई। ब्रिटेन में शरण मांगने वाले करीब 19,000 अफगानों को निजी जानकारी वाला डेटा गलती से लीक हो गया। इसमें उनके नाम, पते और संपर्क सभी जानकारियां शामिल थीं। डेटा लीक के बाद तालिबान के बदले की कार्रवाई का डर और बढ़ गया। 2023 में ये लीक और मुसीबत बन गया जब अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों और दूसरे पूर्व अधिकारियों से संबंधित जानकारी फेसबुक पर वायरल हो गई। इन मददगार अफगानों की जान जोखिम में ना पड़ जाए, लिहाजा ब्रिटेन की उस वक्त की कंजर्वेटिव पार्टी सरकार ने इनके पुनर्वास की एक गुप्त योजना तैयार की। अदालत से भी इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां छुपाकर रखने की इजाजत ले ली गई। इसके बाद अप्रैल 2024 से ब्रिटेन सरकार ने चुपचाप अफगानों को ब्रिटेन लाना चालू कर दिया। अब अदालत ने गोपनीयता की रोक हटा दी है तो मौजूदा लेबर पार्टी सरकार ने मंगलवार को इस ऑपरेशन की जानकारी सार्वजनिक कर दी। अब तक 4,500 अफगान नागरिकों को ब्रिटेन में बसाया जा चुका है। इस प्रक्रिया पर 400 मिलियन पाउंड खर्च हो चुके हैं। हालांकि अभी 600 पूर्व अफगान फौजी और उनके 1,800 परिजन अफगानिस्तान में हैं और वापस निकाले जाने की राह देख रहे हैं। Total of around 6,900
इस योजना के तहत कुल लगभग 6,900 लोगों के आने की संभावना है। अब और आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि डेटा लीक से कुछ खतरा जरूर था, लेकिन बड़े स्तर पर तालिबान की पहुंच नहीं हो पाई। ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान में 2 दशकों तक ऑपरेशन चलाए थे। इस दौरान कई अफगानों ने अनुवादक, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम किया था। तालिबान हमेशा इन्हें गद्दार मानता रहा है। कई बार ऐसे लोगों को धमकी या मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसलिए ब्रिटेन ने दावा किया था कि जो लोग ब्रिटिश सेना की मदद करेंगे उन्हें जरूरत पड़ने पर सुरक्षा दी जाएगी और ब्रिटेन में बसाया जाएगा। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि अफगानों को बचाने का काम अब भी चल रहा है। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जाए, इसके लिए डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।